हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हाउ आर यू? अभी हमने ज्योग्राफी का लेसन वन और अपना इकोनॉमिक्स का लेसन वन वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में वी हैव आवर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर। आपके सिलेबस में से चैप्टर नंबर वन वो आप नहीं है, तो इट हैज़ बिन डिलीटेड एंड नाउ वी हैव चैप्टर नंबर टू, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आई होप अब तक जो आपने पढ़ा है उसका काम पूरा कर लिया होगा, और जो कि जिस जिस बच्चे ने काम पूरा कर लिया है वो मुझे भेज सकते हैं, अपना नाम भेज सकते हैं, अपना काम भेज सकते हैं ग्रुप के ऊपर। ओके, आई विल चेक इट ओवर देयर। नाउ द चैप्टर नंबर टू इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हम छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि डेमोक्रेसी मीन्स वेयर द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमेशा आपने ये पढ़ा है कि क्या होती है सरकार? वो होती है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो पीपल हैं वो रूलर को इलेक्ट करते हैं। Come to the topic and come to the first word, that is democracy. From where this word originated? This word is originated from the Greek language, that is demo plus kratia. D-E-M-O, demo, plus K-R-A-T-I-A, democratia. It means, demos means the people and kratia means the power rule. It means where the power is ruled indirectly by the people. It means the people elect the representative or the ruler, and then the whole government is formed. That is known as democracy. Come to the simple definition of democracy, where democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अब इसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसका मतलब ये है कि जो रूलर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको जनता या पीपल उनको इलेक्ट करती है। अब क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी है? यस, वी हैव अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे बुक में, पेज नंबर 24। इसमें ये एग्जाम्पल है कि The army rulers of Myanmar are not elected by the people. जो भी वहाँ पर आर्मी रूल है, आर्मी रूलर्स ने क्या किया? म्यांमार के अंदर अपने आप ही वो उन्होंने सरकार बना ली, अपने खुद का प्रेसिडेंट बन गए, और बाद में उन्होंने पूरा का पूरा अपने कंट्री को कंट्रोल किया थ्रू आर्मी। इट मीन्स क्या वो डेमोक्रेटिक है? नो, दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज, वी कैन से दैट दिस इज द डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट. The two opposite of a democratic type of government are, one that is dictatorship और another is monarchical. Dictatorship में क्या होता है? आर्मी रूल होता है, और जो भी कोई भी एक उनका मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, वो ज़बरदस्ती पीपल के ऊपर थोपते हैं, देश के ऊपर थोपते हैं। दैट वी नोन एज डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और एक होता है मोनार्कियल, फॉर एग्जाम्पल इन सऊदी अरेबिया एंड नेपाल, जहाँ पर क्या होता है? मोनार्कियल का मतलब होता है उनके परिवार में से उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, जिसको हम बोलते हैं वंश के अनुसार जो पूरा का पूरा उनकी राजगद्दी पर बैठते हैं वन बाय वन, और वो जो गवर्नमेंट है उसको हम बोलते हैं मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नाउ अब इसके अंदर म्यांमार के अंदर जो एक एग्जाम्पल है, दैट इज पिनाशे। इट वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। इट मीन्स डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं है। जब वहाँ पर आर्मी के रूल के थ्रू ही ज़बरदस्ती ही उसने वो गद्दी पर बैठ गया है और ज़बरदस्ती उसने अपने आप को वहाँ का हेड बना दिया, तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब वो क्या है? एक डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम ज़बरदस्ती से गवर्नमेंट में आने बोलते हैं। देन कम्स द मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल, सऊदी अरेबिया। जो भी अब उनको वो रूल क्यों करते हैं? बिकॉज the people have chosen them to do so because they are happen to be born into the royal family. अब क्योंकि वो रॉयल फैमिली में है
वहां पर पैदा हुए हैं, तो इसीलिए उनको राजा मानना है. दैट इज मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. सो वी हैव टू different other words which are opposite of democratic type of government and non-democratic type of government. अब democratic type of government में क्या है, where the rulers are elected by the people, और नॉन डेमोक्रेटिक में आपकी कौन सी आती है, दो आती हैं. वो कौन कौन सी है आपकी, एक आपकी आती है मोनार्कियल और एक आती है आपकी डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में आपका एग्जाम्पल कौन सा है, आपका एग्जाम्पल है म्यांमार का, और जो आपका मोनार्कियल है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सऊदी अरेबिया एंड नेपाल. अब जितने ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं, सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल और आपका जो म्यांमार का एग्जाम्पल है, क्या ये दोनों डेमोक्रेटिक है? नो, दैट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअली अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. अब म्यांमार में जो है, जो भी जनता ने पहले अपने रूलर्स को चुना होगा, रूलर्स को उन्होंने चुना होगा थ्रू वोटिंग, चॉइस के हिसाब से चुना होगा. लेकिन जैसे ही आर्मी ने अपने ऊपर कंट्रोल शुरू किया, तो जो गवर्नमेंट थी बाय द पीपल, वो पूरी तरह से, एक तरह समझ लो, डिसॉल्व हो गई. सो द सिंपल डेफिनेशन इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. दैट in India and in most of the countries of the world, they love to be in the democratic type of government. सबको यही गवर्नमेंट पसंद आती है. अब डेमोक्रेटिक का सिंपल जो हम इसका शब्द लेते हैं दैट इज लोकतंत्र. अब लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोक का मतलब क्या होता है, राजा. लोक का मतलब होता है जनता, लोग, और तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम. इसका मतलब वो सिस्टम जिसमें जनता अपनी भागीदारी रखती है, उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र. अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी इसमें फीचर्स हैं, देयर आर सो मेनी फीचर्स, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो हमारे पास 4 या 5 फीचर्स हैं. नाउ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. Now, features of democracy. इसमें democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अब जो ये पूरी की पूरी definition है, that is in page number 24 as well as in page number 26. अब आप इसमें देखेंगे जो पेज नंबर 24 और पेज नंबर 26 है, इसमें जो डेफिनेशन है इसके अंदर 2-3 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच the rulers are elected by the people. अब rulers are elected by the people. Who are these rulers? ये rulers कौन है? rulers मतलब हमारे ऊपर रूल करने वाले, हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाले, या जितने भी हमारे यहाँ रूल्स बनाने वाले हैं वो कौन है, उसको हम आगे पढ़ेंगे. इसके बाद में आता है that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. elected, अब election का मतलब क्या होता है, do we have choices, या कोई election होता है जिसकी वजह से हम rulers को elect करते हैं. फिर आता है by the people. who are those people, वो कौन लोग हैं जो elect करते हैं rulers को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. and finally what kind of a form of government we are मेकिंग इन डेमोक्रेसी. तो जितनी भी ये एक सिंपल डेफिनेशन है, इसके अंदर जो 3-4 वर्ड्स हैं, रूलर्स हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पीपल हैं, इलेक्शन है, ये क्या ये सारी की सारी चीज़ें एक डेमोक्रेसी को डिफाइन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं या नहीं. अब हाउ कैन वी से, सबसे पहले फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आता है जो फर्स्ट फीचर है, दैट इज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी है हमारी, डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उनके साथ होनी चाहिए जो जनता उनको रिप्रेजेंट करती है, जनता उनको इलेक्ट करके भेजती है. अब उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ इन पाकिस्तान, उन्होंने क्या किया कि तख्ता पलट कर दिया, ओवर थ्रू द गवर्नमेंट. और कौन सी गवर्नमेंट, जो जनता ने चुनी थी डेमोक्रेटिकली.
और खुद वो बन बैठा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अब क्योंकि वो आर्मी का हेड था, इसलिए उसने आर्मी की हेल्प से अपने आप वो वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। और उसके बाद में 3 साल के बाद 2002 में उसने खुद को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, राष्ट्रपति वो खुद बन गया। और उसने क्या किया, ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। अब उन्होंने खुद एक रेफरेंडम बनाया। अब रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। खुद से ही फोर्सली या जबरदस्ती जनमत संग्रह बनाया, जिसमें उसने क्या किया, उसने अपने आप को आगे के और 5 साल के लिए खुद को एक्सटेंड कर लिया कि मैं अगले 5 साल के लिए फिर से प्रेसिडेंट बन जाऊंगा पाकिस्तान का। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? नो। पहले जो भी वहां पर प्रेसिडेंट है वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आया है, लेकिन बाद में जब सेना ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब अपने आप को ही वहां का राजा घोषित कर दिया, एक तरह से प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, तो यहां पर एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं देखी जाती है। पाकिस्तानी मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस सब लोगों ने ये कहा कि जो रेफरेंडम है, जो जनमत संग्रह है, वो एक मैल प्रैक्टिस था और एक फ्रॉड था। मैल प्रैक्टिस मतलब, फ्रॉड मतलब बहुत ही झूठा और बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अपनी गवर्नमेंट को बनाना, ये बोला गया पाकिस्तानी मीडिया ने भी और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने भी। लेकिन उसके बावजूद भी जनरल परवेज मुशर्रफ को इस बात की कोई फिक्र नहीं। उन्होंने क्या किया, एक इस चीज़ से बचने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है, एक चीज़ होती है लीगल और एक होता है इलीगल। अगर हम किसी भी चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर में तब्दील कर लेते हैं तो वो कोई चीज़ लीगल बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो लीगल हो, लेकिन उसको लीगल बना दिया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पर किसका बेनिफिट है, यहाँ पर बेनिफिट है जनरल परवेज मुशर्रफ का। उन्होंने क्या किया, लीगल फ्रेम ऑर्डर बनाया जिसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस ला दिए। अब हर एक कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जैसे इंडिया का भी है ऐसी पाकिस्तान का भी अपना एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ही पूरा चेंज ला दिया इन्होंने। और क्या चेंज लेकर आए, दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब नेशनल असेंबलीज कौन सी होती है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके बाद में प्रांतीय छोटी छोटी जितने भी हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो हैं। एक हायरार्किकल मैनर है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, स्टेट आती है, म्यूनिसिपल कमिटीज़ आती है, कॉरपोरेशन आती है, पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह ये सब आती हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लेकर आए, जो चेंजेस लेकर आए, उन्होंने क्या किया, जो भी नेशनल पूरी नेशन में जितनी भी असेंबलीज थी उनको, और जो प्रोविंशियल थी, छोटी छोटी असेंबलीज थी, लोकसभा क्षेत्र हम जिसको कह सकते हैं, राज्यसभा क्षेत्र कह सकते हैं, छोटे छोटे प्रांतीय जो चुनाव के क्षेत्र हैं, उसमें चेंजेस लेकर आए। अब उन्होंने उसमें क्या चेंजेस लेकर आए, जो भी चेंजेस लेकर आए वो सारे के सारे चेंजेस को डोमिनेट करते थे मिलिट्री ऑफिसर्स। इसका मतलब जो भी चेंजेस आए वो मर्जी से नहीं आए, जनता की मर्जी से नहीं आए, उसको कौन लेकर आया, परवेज मुशर्रफ, फोर्सफुली। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब कहने के लिए तो ये था कि भाई अब दोबारा से इलेक्शंस हो रहे हैं, दोबारा से इलेक्शंस जब हो रहे हैं तो उसमें बहुत ही फेयर तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। जब वहां पर इलेक्शंस हुए तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। इलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी थोड़ी थोड़ी पावर्स थी, लेकिन लास्ट की जो फॉरमोस्ट और फाइनल जो पावर थी, दैट वाज अंडर द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड अंडर द जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। कोई भी पावर्स यूज करता, लेकिन तब तक वो मान्य नहीं मानी जाती, लीगल नहीं मानी जाती, जब तक कि मिलिट्री ऑफिसर्स, और मिलिट्री ऑफिसर्स के ऊपर कौन था, जनरल परवेज मुशर्रफ, जब तक उसको वो ओके नहीं करते कोई भी नई चीज़ वो यूज़ में नहीं ला सकते थे। चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, कोई भी देश की जनता के लिए, भलाई के लिए कोई भी नया लॉ हो, तो वो बिना उसके फाइनल डिसीजन के नहीं माना जाता था। तो इससे हमें क्या साफ पता चलता है कि जो भी डिसीजंस हैं, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं या वो पीपल के हैं,
किसके हैं। इससे यही पता चलता है कि द फाइनल डिसीजन वाज डन बाय ओनली और टेकन बाय ओनली जनरल परवेज मुशर्रफ, और जो कि डेमोक्रेटिकली जनता के द्वारा चुनकर नहीं आए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट दिखने के लिए है, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस फर्स्ट feature of this democracy is, in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people। हम जिसको चुनते हैं, जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हमारी बात अगर वो पूरी तरह से पूरा करते हैं तभी एक सही डेमोक्रेसी मानी जाती है, अदरवाइज वो एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। So this was the first feature of democratic type of government. Now the second feature is free and fair electoral competition। अब free का मतलब क्या होता है? free का मतलब ये नहीं कि हर चीज हमको फ्री में मिल गई। free का मतलब होता है स्वतंत्र, मीन्स हम किसी के भी कंट्रोल में नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन करने के लिए। और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, और चुनाव जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी पर्टिकुलर जाति, धर्म, समाज को लेकर हम कोई भी चुनाव करते हैं। इट शुड बी फेयर एंड फ्री इलेक्शन ऑल ओवर द कंट्री, अगर हमें डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। सो द सेकेंड फीचर ऑफ दिस इज, इट इज ऑल्सो इन अ सेंटेंस इन पेज नंबर 28। जो भी मैं आपको सबसे पहले मैं आपको इसमें चैप्टर का पीडीएफ भेजूंगी। उस चैप्टर के पीडीएफ में यू हैव ऑल द पेज नंबर्स। उस पे जो भी मैं आपको पेज नंबर यहाँ पर बता रही हूँ उस पर ध्यान से जाइए, उसको फिर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नाउ द सेकंड फीचर इज, इसमें मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, डेफिनेशन के बाद थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएगा। Now the second one is, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सुनिए। अब फेयर चांस ऑफ लूजिंग का मतलब है, हाँ बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। मैं किसी को वोट देना चाहती हूँ, आप किसी और को वोट देना चाहते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। आपका अलग रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, मेरा अलग रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जिसको मैं वोट दूंगी। तो लेकिन ये अब इसमें जो चांस ऑफ लूजिंग की बात कैसे आई है, मान लीजिए मैं जिसको वोट देती हूँ और उसके पास इतने सारे वोट नहीं हो पाते हैं कि वो जीत जाए, इसका मतलब ही हैज़ द चांस टू लूज, इसका मतलब उसको हारने के उसके चांसेस हैं। लेकिन आप जिसको बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको जीतने के चांसेस हैं। ये कब होता है, जहाँ पर चॉइसेस होती हैं। चॉइसेस का मतलब है जहाँ पर एक अकेला राज करने वाला नहीं होता, जहाँ पर सो मेनी पार्टीज आर ओवर देयर, जहाँ बहुत सारी पार्टीज होती हैं, वही हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं ना। अब इसको भी हम समझते हैं कि कैसे कोई भी कंट्री में जो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन इलेक्टोरल कंपटीशन है होता है या नहीं। अगर कहीं पर फेयर इलेक्शन है, इट मीन्स दैट इज टोटली अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अदरवाइज नॉट। Now take the example of China. Now in China, elections are regularly held after 5 years for electing the country's parliament, called the क्वांटगो रैनमिन डैलिबो दुबई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहाँ पर पार्टी का नाम है एक नेशनल पीपल कांग्रेस, NPC, फुल फॉर्म आप इसको लर्न करेंगे। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब इस कांग्रेस में बहुत सारे मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को ये अथॉरिटी है कि वो प्रेसिडेंट को चाइना में चुन सकते हैं, और इसमें प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट 3000 है, और जितने भी इसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो मोस्टली दे आर फ्रॉम आर्मी। सो अब जितने भी लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपना जितना भी उनका फॉर्म भरने जैसी चीज़ होती है कि वो अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको अपने सारे के सारे एप्लीकेशंस वहाँ देनी होती हैं। कैंडिडेट्स को क्या करना होता है, इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना होता है। अगर वो चाइनीज पीपल पार्टी अप्रूव करती है तब तो वो चुनाव लड़ सकता है, अदरवाइज ही इज नॉट अलाउड टू फाइट द इलेक्शन।
अब इसमें क्या होता है कि आफ्टर 2002 एंड 3 द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब 2002 और 3 के बाद में हर 5 साल बाद वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा अपनी गवर्नमेंट बनाती है। क्यों बनाती है? मैंने आपको बताया, इसमें 3000 जो भी हैं इसमें मेंबर्स हैं, दे आर फ्रॉम द आर्मी, और वो सारे के सारे जो हैं दीज आर फ्रॉम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसा ही मैक्सिको में हुआ है कि मैक्सिको इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years। वहां पर 6 साल बाद इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। वहां पर कभी भी डिक्टेटर रूल नहीं हुआ है। अभी इससे पहले जो हमने चाइना का एग्जांपल लिया था, क्या उसमें हमें ये लग रहा था कि वहां पर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? नो, क्योंकि जहां पर फ्री नहीं है कोई चीज, फेयर नहीं है कोई चीज, हम नहीं कह सकते वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर तो पहले अप्रूवल लेकर आना है, और अप्रूवल लेने का मतलब ये है वहां पर चेक हो जाना, कंट्रोल हो जाना, जो कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। अब मैक्सिको के बात हम करते हैं तो इसमें है कि बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। मैक्सिको के अंदर PRI पार्टी, अंडरलाइन इट। तो जो ये इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है मैक्सिको के अंदर, अब इसमें क्या होता है? ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। जो भी ऑपोजिशन में पार्टी है वो अभी तक 2000 के बाद से वो कभी भी नहीं जीती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। अब वो कैसे लूप होल्स हैं कि जो PRI है वो डर्टी ट्रिक्स करती है इलेक्शंस को जीतने के लिए। डर्टी ट्रिक्स कैसे होती है? लालच देना किसी को कि हम अगर कुछ बन जाएंगे तो आपके लिए हम ये काम करेंगे, अगर गवर्नमेंट में हम आते हैं तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो उनको डर्टी ट्रिक्स बोलते हैं। उसके अलावा all those who were employed in government offices has to attend its party meetings। और जो भी इसके अंदर जितने भी लोग होते थे उनको ये कहा जाता था जो भी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं आपको वहां पर उनको अटेंड करना ही करना है। इसके अलावा जितने भी टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के हैं होते थे उनको भी ये कहा जाता था कि आप बच्चों के पेरेंट्स को ये कहें कि PRI को ही वोट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं PRI की तरफ से हूं और अगर मैं आप सबको ये कहूं कि आप सबके पेरेंट्स को वोट केवल मेरी PRI पार्टी को ही देना है, तो ये एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जनता के द्वारा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जनता के द्वारा। यहाँ पर कैसा नजर आ रहा है? यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो PRI के जो मेंबर्स हैं वो लोगों को कहते हैं कि वो उनको वोट दें, ना कि फ्रीली जनता उनको वोट दे। इसके अलावा अब सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ बताने के लिए? जिसे आप देखते होंगे मीडिया है। मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टीवीज हैं, टीवी चैनल्स हैं, ये आजकल तो इंटरनेट है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं? ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को उसकी पॉजिटिव बातें भी बता सकती हैं और साथ साथ में उसकी नेगेटिव बातें भी बता सकती हैं। तो PRI के अंदर, मैक्सिको के अंदर सारे के सारे मीडियाज को ये बोल दिया गया था कि उनको ऑपोजिशन पार्टीज को ही क्रिटिसाइज करना है। एंड समटाइम्स पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। अब मान लीजिए कोई एरिया PRI को पसंद नहीं करता है, ठीक है, कोई एरिया होता है ना कई बार कि ये एरिया BJP को पसंद करता है, जैसे इंडिया में ये एरिया के कुछ लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, तो अलग तरह से चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर भी कि ये वाला एरिया PRI को पसंद नहीं करता है या यहाँ से PRI के लिए वोट्स बहुत कम आएंगी, तो लास्ट मोमेंट पे वहाँ से पोलिंग बूथ पूरा का पूरा दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, ताकि वहाँ से लास्ट मिनट में भी जो है लोग अपनी वोट PRI को नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम वो अपने ही उम्मीदवार को वोट ना दें। इसके अलावा आपने देखा होगा हर जगह
कैंपेनिंग करने के लिए, कैंपेनिंग का मतलब होता है प्रचार करना, और इलेक्शन कैंपेनिंग का मतलब होता है चुनाव का प्रचार करना। अगर मुझे अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है तो चुनाव प्रचार सिंपल घर घर जाकर नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और बहुत सारा पैसा कैंडिडेट्स क्या करते हैं, खर्च करते हैं अपने चुनाव के प्रचार करने के लिए। क्योंकि ऐसा ही होता है, जिस पार्टी को हम नहीं जानते हैं तो हम उसको वोट भी नहीं देते हैं, लेकिन एक जो पब्लिक ओपिनियन बनती है, पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है बहुत सारे पब्लिक की ओपिनियन बन जाती है। अगर मेरे सामने एक ही पार्टी के बारे में बार बार कोई मीडिया बताता जाएगा, या हर जगह मुझे वही पार्टी की बातें सुनाई देती रहेंगी, दिखाई देती रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरा जो ओपिनियन है वो उस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कहां पर हुआ, मैक्सिको के अंदर हुआ। तो अब चाइना के अंदर देखो और मैक्सिको के अंदर देखते हैं, क्या चाइना के अंदर कोई हमें चॉइस मिली? नो, देयर इज नो चॉइस ऑफ लूजिंग एंड देयर इज एवरी चांस ऑफ गेनिंग फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ कम टू मैक्सिको। मैक्सिको में भी क्या था, देयर वर नो चॉइसेस फॉर द पीपल। एक या दो पार्टीज हैं, चॉइस नहीं है, जो सबसे ज्यादा जिसके कैंडिडेट्स हैं वही वहां पर जीतता है। तो लोगों के पास जब चॉइस नहीं है, और चॉइस नहीं है तो इसका मतलब डेमोक्रेटिक नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है या फिर डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। सो द सेकेंड feature of democracy is a democracy must be based on a free and fair election। चाइना और मैक्सिको के अंदर ना तो फेयर इलेक्शन हुआ और ना ही फ्री इलेक्शन हुआ। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और जो भी पार्टी में है चाइना और मैक्सिको के अंदर, उनको हारने का बिल्कुल भी चांस नहीं था। लेकिन कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे जरूरी होता है, कोई हार भी सकता है और कोई जीत भी सकता है। जहां पर हार और जीत की बात ही नहीं है, देयर इज नो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नाउ come to the third feature of democracy or democratic type of government, that is in a democracy, that is also given in page number 28.